नमस्कार दोस्तों। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2015 के मॉक 2 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के विश्लेषण में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम पहले के मॉक की तरह प्रश्नों का खंडवार विश्लेषण करते हैं। उसके बाद उस पर एक इंट्रोडक्टरी या एक सामान्य सिंहावलोकन होता है उनका। तत्पश्चात हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हुए विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। एक बात स्पष्ट करना चाहेंगे, मॉक 1 के पश्चात तमाम अभ्यर्थियों की शिकायतें मिली कि प्रश्न पत्र 1 का जो स्तर है वह यूपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के स्तर का नहीं है, उससे निम्न स्तर का है। या कुछ छात्रों ने शिकायत की कि कुछ प्रश्न जो हैं वो अप्रासंगिक हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यह बताना चाहेंगे कि यह पहला और दूसरा या तीसरा जो मॉक है, यह प्रारंभ में हम बहुत ही साधारण और बहुत सामान्य स्तर के प्रश्नों से प्रारंभ करते हैं और फिर धीरे धीरे हम मॉक के प्रश्नों की उत्कृष्टता तथा उनका स्तर हम सुधार करते हुए, और बिल्कुल विश्वास मानिए कि आप 2-3 मॉक के पश्चात यह महसूस करेंगे कि आप पूर्णतया यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा के हूबहू मॉक प्राप्त कर रहे हैं। यही नहीं, यूपीएससी केवल एक प्रश्न पत्र छापता है पूरे साल भर में, जो आपके सामने प्रारंभिक परीक्षा के दिन उपस्थित होता है। हम आपको 12 मॉक दे रहे हैं। 1200 सवाल मिलके उन 100 सवालों को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। दूसरी चीज, सी सेट के आने के पश्चात प्रारंभिक परीक्षा के जीएस प्रश्न पत्र 1 का भी स्वरूप और पाठ्यक्रम बदला है। आप देखेंगे अब विश्लेषण पर आधारित ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अद्यतन सूचनाएं या करंट अफेयर्स पे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। पर्यावरण और इकोलॉजी एनवायरनमेंट पे प्रश्न बढ़ गए हैं। हमारा यह प्रयास है कि आपको हम 12 जो कॉम्प्रिहेंसिव विस्तृत मॉक दें, उसमें हम 11, 12, 13 और 14 चारों वर्षों के प्रश्न पत्रों का निचोड़ प्रस्तुत करें। तो यदि आपने केवल 2014 का प्रश्न पत्र देखा है तो हो सकता है आपको लगे कि हमारा मॉक का स्तर उस स्तर का नहीं है। हो सकता है आपने केवल यदि 2011 का प्रश्न पत्र देखा है तो आपको लगे कि हमारा मॉक का स्तर उस स्तर से नहीं है। किंतु यदि जब आप 3-4 मॉक दे लेंगे और अब 11, 12, 13, 14 चारों वर्षों के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 का विधिवत अध्ययन एवं विश्लेषण कर लेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे मॉक यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा के वास्तविक प्रश्न पत्रों के बहुत निकट हैं। ऐसा हमारा आपसे एक तरीके से वादा है। आप भरोसा रखें और विश्वास करें, आगे बढ़ते रहें। आइए अब हम खंडवार विश्लेषण पर चर्चा करते हैं। इस मॉक में हम देखते हैं कि इतिहास के प्रश्नों की संख्या थोड़ी सी कम है, 10 हैं केवल। कला एवं संस्कृत के प्रश्न 6 हैं। राज्य व्यवस्था के 11 हैं। भूगोल के 19 प्रश्न हैं। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के 9 प्रश्न हैं। अर्थव्यवस्था के 13 प्रश्न हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के 25 प्रश्न हैं। समसामयिक एवं सामान्य ज्ञान के 4 प्रश्न हैं। सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के 3 प्रश्न हैं। यदि आप ये देखें प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र 1 के खंडवार विश्लेषण के तहत, तो आप पाएंगे कि पिछले 2-3 वर्षों में जब से सी सेट आया है, प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र 1 में भूगोल एवं पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा आर्ट एंड कल्चर यानी कला एवं संस्कृत के प्रश्नों का जो स्वरूप है और उनकी संख्या, दोनों में परिवर्तन आया है। दोनों ही बढ़े हैं। प्रश्न अच्छे पूछे जा रहे हैं और इनका नंबर भी बढ़ गया है।
अर्थव्यवस्था से आने वाले जो प्रश्न हैं वो भी अगर आते हैं तो आपको ये महसूस होगा कि अर्थव्यवस्था से पूछे जाने वाले प्रश्न भी कॉन्सेप्ट या अभिधारणाओं पर आधारित हैं, फैक्चुअल या तथ्यात्मक किस्म के प्रश्न नहीं आ रहे हैं। यदि कोई प्रश्न आपको पूछा जाता है जो कि लगेगा कि अद्यतन अर्थव्यवस्था से है, तो वो भी किसी आर्थिक पहलू या गतिविधि या किसी अभिधारणा पर ही आधारित होगा। इसलिए कुल मिला के इस विश्लेषण का उद्देश्य है कि आपको प्रश्नों से परिचय कराया जाए, आपको यह बताया जाए कि कौन से प्रश्न और किस प्रकार के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, जिनको कि परीक्षा में हमें हल करना अत्यावश्यक है, और किस प्रकार के प्रश्नों से बचना चाहिए, यह सीखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न पत्र 1 भी आपके निर्णय निर्माण की क्षमता को चेक करने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि नकारात्मक प्रश्न गलत प्रश्नों पे आपको नकारात्मक नंबर मिलता है, अर्थात दंड मिलता है, निगेटिव मार्किंग है। तो आपके निर्णय निर्माण प्लस आपके एक तरीके से जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसको टेस्ट करने के लिए प्रश्न बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं जिनको कि जानबूझकर आपको छोड़ देना उचित होता है। तो दोस्तों, इस सामान्य विश्लेषण के पश्चात आइए हम प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 1 से लेके महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण। दोस्तों, आइए प्रश्न संख्या 1 से प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, जैसा कि पहले ही बताया गया है कि हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ही विश्लेषण प्रदान करेंगे। ऐसे प्रश्न जो कि किसी अभिधारणा या किसी प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित हैं, उन्हीं पर ही हम विश्लेषण करेंगे, उन्हीं पर हम विचार विमर्श करेंगे और चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 1 सामान्य विज्ञान पर आधारित है। प्रश्न संख्या 1 के अनुसार निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर विचार कीजिए: प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन और वानस्पतिक पदार्थों का कंपोस्ट के रूप में अपघटन। उपर्युक्त में से कौन सा से ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का के उदाहरण नहीं है या हैं? केवल 2, 3, 1, 2, 3। उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप सभी जानते हैं कि सामान्यतः रासायनिक अपक्रियाएं या तो ऊष्माक्षेपी होती हैं, अर्थात वो ऊष्मा मुक्त करती हैं, ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मुक्त करती हैं, या फिर ऊष्मा शोषी होती हैं, अर्थात वो ऊष्मा या एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम चूने को पानी में डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ऊष्मा मुक्त होती है। इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना और चूने का पानी में मिल जाना या विलयन बन जाना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस का दहन, गैस क्या है? गैस एक फ्यूल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, गैस है, ये सब फ्यूल हैं। जब इन्हें हम जलाते हैं या इनका दहन करते हैं, कंबसन करते हैं, तो ऊष्मा मुक्त होती है। श्वसन, हमारे शरीर में होने वाला श्वसन क्या है? यह भी एक प्रकार का आंतरिक दहन है, जिसमें हमारे शरीर के भीतर जो हमारा बायोलॉजिकल फ्यूल या फिर जैविक ईंधन है, ग्लूकोज, उसे ऑक्सीजन की मदद से जलाया जाता है या बर्निंग होती है। इसमें भी ऊष्मा मुक्त होती है। 3, वानस्पतिक पदार्थों का कंपोस्ट के रूप में अपघटन। वानस्पतिक पदार्थ का कंपोस्ट के रूप में अपघटन क्या है? वानस्पतिक पदार्थ का कंपोस्ट के रूप में अपघटन जो है वह है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। आपने देखा होगा या आप याद कीजिए, यदि आपने कभी कंपोस्ट अर्थात कोई जैविक खाद में हाथ डाला हो या हाथ लगाया हो या आपने उसमें पैर रखा हो तो आपको गर्म महसूस होती है। उसका यही कारण है कि जो सूक्ष्म जीव हैं, वो जो अपघटक होते हैं, अपघटक की तरह से जो काम करते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट्स अर्थात वानस्पतिक पदार्थों या अन्य बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट्स को उनके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट अर्थात सूक्ष्म घटकों में तोड़ देते हैं और इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा मुक्त होती है। अर्थात तीनों ही अभिक्रियाएं जो हैं वो ऊष्माक्षेपी हैं। जबकि प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सी अभिक्रिया या अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी नहीं है या हैं? तीनों हैं। तो ऐसी स्थिति में सर्वश्रेष्ठ जो उत्तर बनता है वो बनता है विकल्प डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अर्थात सारी हैं
इसलिए हमारा उत्तर हुआ उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 1 विकल्प डी। प्रश्न थोड़ा अवधारणा पर था, इसलिए इसको यहां पर डिस्कस किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न पूरी तरह से फैक्चुअल है, फैक्ट्स पे बेस्ड है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रेवन, हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र। चिनूक, भारी वजन उठाने वाला हेलीकॉप्टर। निर्भय, सबसोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र। उपर्युक्त युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो आप जानते हैं रेवन क्या है? रेवन एक प्रक्षेपास्त्र नहीं है, वरन यह एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। रेवन जो है वह एक छोटा मानवरहित विमान है। चिनूक भारी वजन उठाने वाले हेलीकॉप्टर हैं, अमेरिका द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। और निर्भय जो है वो DRDO द्वारा बनाई गई एक सबसोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र है। अर्थात केवल 2 और 3 ही सही युग्म है जो कि सुमेलित हैं, और इस प्रकार हमारा उत्तर बनता है प्रश्न संख्या 2 के लिए विकल्प सी। 3, पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुओं को सामान्य तापमान पर केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है क्योंकि यदि आपने आवर्ती सारणी में रासायनिक तत्वों की आवर्ती सारणी में तत्वों की अपक्रियाशीलता के बारे में पढ़ा है या उस सीरीज के बारे में पढ़ा है जिसमें रासायनिक तत्व अपनी अपक्रिया के आधार पर व्यवस्थित किए जाते हैं, तो आपको याद होगा कि लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब जो धातुएं हैं ये अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। पोटेशियम और सोडियम बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होते हैं और ये सामान्य तापमान पर ही जो हवा या वायु में उपस्थित आर्द्रता होती है अर्थात वाटर होता है उसके साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। यदि आप सोडियम को ऐसे खुले में रखेंगे तो जलने लगेगा, उसका यही कारण है, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए इन्हें केरोसिन ऑयल क्या है? मिट्टी का तेल जिसे केरोसिन ऑयल कहते हैं, वह एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, एक कार्बनिक विलायक है, उसमें डुबो कर रखा जाता है और इस प्रकार आग लगने की घटना, जल जाने की घटना को बचाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 3 में विकल्प बी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। अत्यंत सरल प्रश्न है, सामाजिक योजनाओं से संबंधित है। आप ऐसे प्रश्नों को अवश्य हल करें। केंद्र सरकार की कौशल विकास योजना सीखो और कमाओ निम्नलिखित में से किसके लिए है? महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए या आदिवासियों के लिए? सीखो और कमाओ, आपको याद आ रहा होगा कि सीखो और कमाओ रोजगार कौशल विकास से संबंधित है और यह अल्पसंख्यकों के लिए लॉन्च की गई है। प्रश्न संख्या 4 विकल्प सी। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। विज्ञान का प्रश्न है, पुनः सामान्य विज्ञान का प्रश्न है। यदि कोई लिफ्ट एक समान गति से नीचे आ रही हो तो किसी वस्तु का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है। यदि कोई लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही हो तो किसी वस्तु का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। बहुत सीधी सी बात है, यह प्रश्न आपके व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित है। आप सभी लोगों ने लिफ्ट में यह अनुभव किया होगा कि जब हम ऊपर चढ़ते हैं, लिफ्ट अगर तेजी से ऊपर जाती है तो हमें अपना वजन या वेट जो है वो अधिक महसूस होता है, और जब नीचे आती है तो वेटलेसनेस की कंडीशन आती है अर्थात भारहीनता का अनुभव आता है और हम हल्के महसूस करते हैं। इसका कारण है पृथ्वी के केंद्र की ओर हर वस्तु पर लगने वाला जो बल है उसे जी कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्व बल कहते हैं। वह विषुवत रेखा पर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है और पोल्स पे अधिक होता है, ध्रुवों पर होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थात जी वह बल है जो पृथ्वी अपने केंद्र की ओर लगाती है प्रत्येक वस्तु पर। जब हम लिफ्ट से ऊपर जाते हैं तो मान लीजिए लिफ्ट का त्वरण a है, लिफ्ट a मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की से त्वरित हो रही है, तो ऊपर जब जाते हैं तो g प्लस a हो जाता है, वेट गेन होता है, आभासी भार अधिक प्रतीत होता है। और जब नीचे आ रहे होते हैं तो इसका उल्टा हो जाता है, g में से a कम हो जाता है। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तो हमें वेट गेन होता है अर्थात हमारा आभासी भार वास्तविक भार से अधिक प्रतीत होता है, और जब लिफ्ट नीचे गिर रही होती है, नीचे आ रही होती है तो वास्तविक भार आभासी भार वास्तविक भार से कम प्रतीत होता है। सही कथन क्या है? तो कथन एक तो इसमें गलत हो जाता है,
प्रश्न संख्या 1 देखें, जब यदि कोई लिफ्ट एक समान गति से नीचे आ रही है तो किसी वस्तु, हाँ प्रश्न माफ कीजिएगा, कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है, दोनों ही कथन सही है और अधिक एक्सप्लेनेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए, डर्टी फ्लोटिंग शब्द का क्या तात्पर्य है? एक कॉन्सेप्ट या अवधारणा पर आधारित यह प्रश्न है। डर्टी फ्लोटिंग विकल्प है, फ्लोटिंग व्यवस्था जिसमें कि किसी देश का केंद्रीय बैंक अन्य देशों की विनिमय दर को प्रभावित करने का प्रयास करता है। बी, अवैध तरीकों के द्वारा किसी कंपनी के बॉन्ड का निर्गमन। सी, काले धन को सफेद धन में बदलने के लिए बॉन्ड का धोखाधड़ी से निर्गमन। या डी, ऐसे बॉन्ड जो प्रत्यक्ष रूप से क्वालिफाइड संस्थागत खरीदारों अर्थात क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बोरोवर्स को जारी किए जाते हैं। यदि आपको व्यवहारिक अर्थशास्त्र का ज्ञान है तो आप पाएंगे कि डर्टी फ्लोटिंग एक ऐसा शब्द है जो फ्लोटिंग विनिमय दर को संदर्भित करता है और यह बताता है किसी देश का सरकारी या केंद्रीय बैंक जो है उस देश की मौद्रिक बाजार में कभी कभार हस्तक्षेप करके मुद्रा प्रवहन को प्रभावित करता है, जिसे डर्टी फ्लोटिंग कहते हैं। और यह उस देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार के जो वेंचर या जो वल्नरेबल मार्केट है, जो एक वोलेटाइल मार्केट है, अर्थात जो जोखिम मौजूद हैं उस बाजार में, उसे बचाने के एक साधन के रूप में बफर की तरह से काम करता है डर्टी फ्लोटिंग। इसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, विभिन्न तरीके अपनाता है घरेलू मुद्रा बाजार को प्रभावित करने के लिए। अर्थात प्रश्न संख्या 6 का सही विकल्प है विकल्प ए। विकल्प ए सही है प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न 7 पुनः एक विज्ञान का प्रश्न है। द्रव में किसी बिंदु पर दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। किसी स्थिर द्रव में समान क्षैतिज स्तर पर सभी बिंदुओं पर दाब एक समान होता है। कौन से कथन सही है? यहाँ है पूछ रहा है कौन से कथन सही नहीं है, 1, 2, दोनों या कोई नहीं। आपको कुछ व्यवहारिक बताते हैं। प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पुस्तकों में हम देखते थे यदि अलग अलग उपकरणों में अलग अलग पाइप में, चाहे पाइप मोटी हो या पतली हो, या मान लीजिए आप विभिन्न मोटाई वाले 10 पाइप लेते हैं, सब में पानी भर देते हैं और सब पर एक स्तर पर ही छेद कर देते हैं, अर्थात छेद की स्थिति है उसकी ऊंचाई हर पाइप में अगर बराबर है तो आप देखेंगे कि बराबर स्पीड अर्थात बराबर रफ्तार से पानी बाहर निकलता है। इसका अर्थ है द्रव में जो दाब होता है उसका फार्मूला होता है रो एच डी जी। रो बराबर, रो मीन्स जो एच डी जी, किसी द्रव में जो दाब होता है वह जी पर, ग्रेविटी पर, उसके घनत्व पर और हाइट पर निर्भर करता है। द्रव के अंदर जो दाब है रो जिसे बोलते हैं, ग्रीक उसका लेटर होता है रो, एच डी जी। एच मीन्स हाइट, डी मीन्स डेंसिटी, जी मीन्स घनत्व। दूसरा उदाहरण बताते हैं। यदि एक पाइप लीजिए उसमें एक छेद ऊपर कर दीजिए एक छेद नीचे कर दीजिए, तो जो ऊपर छेद होगा उससे तेजी से पानी निकलेगा, जो नीचे छेद होगा उससे कम तेजी से पानी निकलेगा, क्योंकि हाइट उस छेद की हाइट ऊंचाई पे ज़्यादा है तो इसलिए उसमें ज़्यादा दाब होगा। दोनों ही कथन सही है। यहाँ पर द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। भारी द्रव में आपको चीज़ें उठाना ज़्यादा आसान होंगी बजाय कि पानी में। समुद्र के पानी में तैरना ज़्यादा आसान है बजाय कि नदियों के पानी में, क्योंकि समुद्र का जल, उसका घनत्व नमक होने की वजह से ज़्यादा घनत्व होता है, इसलिए उसमें तैरना ज़्यादा आसान है। और एक क्षैतिज बिंदु पर क्षैतिज दबाव समान होता है। दोनों ही कथन सही हैं। पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं है, तो ना तो एक ना ही दो, दो नहीं मिलके पॉजिटिव बन गए, नहीं है। पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं है, दोनों ही सही हैं, अर्थात ना तो एक ना ही दो। प्रश्न संख्या डी, कंफ्यूज होने की, भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है, दोनों कथन सही हैं। जबकि पूछ रहा कौन से कथन सही नहीं है, तो हमारा क्योंकि दोनों सही इसलिए ना तो एक ना ही दो, ना तो एक गलत है ना तो दो गलत है। विकल्प डी हमारा सर्वश्रेष्ठ उत्तर हुआ। प्रश्न संख्या 8 पुनः एक सामाजिक योजनाओं से संबंधित प्रश्न है। योजना और लक्ष्य बताया गया है। स्वाधार, महिलाओं को समग्र सेवाएं उपलब्ध कराना, स्वाभिमान, सरकार द्वारा पेंशन योजना में वित्तीय सहायता, स्वावलंबन,
ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके वित्तीय समावेशन। तो यहाँ पे किया क्या गया है, स्वाभिमान और स्वावलंबन को उल्टा कर दिया गया है। स्वाभिमान को रख दिया गया है स्वावलंबन वाले लक्ष्य के साथ, अर्थात स्वाभिमान क्या है, स्वाभिमान है ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, और स्वावलंबन सरकार द्वारा पेंशन की योजना है। 2 और 3 सुमेलित नहीं है, केवल एक सुमेलित है। स्वाधार जो है वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराने से संबंधित है। प्रश्न संख्या 9, भूस्थैतिक उपग्रह पे पिछले कई वर्षों से जरूर सवाल मिल जा रहा है, इसलिए इसको देखते हैं। भूस्थैतिक उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके घूर्णन की दिशा वही होती है जो पृथ्वी के घूर्णन की दिशा होती है, अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर। इसका उपयोग समुद्र की सतह के तापमान का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 है। भूस्थैतिक उपग्रह जो होते हैं वो पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में तो करते हैं गति, किंतु पृथ्वी के घूर्णन दिशा जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, ना कि पूर्व से पश्चिम की ओर है। इसीलिए यही पॉइंट था जहां पर यह प्रश्न गलत था, माफ कीजिए ये स्टेटमेंट गलत था। भूस्थैतिक या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं वो विश्वतीय तल में घूर्णन करते हैं, उनके घूर्णन की दिशा पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन की दिशा होती है, अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर, इसलिए गलत है। कथन 2 सही है। आइए प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किन साधनों का प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के मात्रात्मक नियंत्रण के लिए नहीं किया जाता है? मात्रात्मक नियंत्रण अर्थात क्वांटिटेटिव कंट्रोल ऑफ बैंक्स। ऑप्शंस हैं साख निर्धारण या क्रेडिट राशनिंग, नकद आरक्षित अनुपात और CRR, सांविधिक तरलता अनुपात और SLR, या फिर सीमांत आवश्यकताएं या मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। CRR और SLR ये दोनों बैंकों के मात्रात्मक नियंत्रण के लिए प्रयोग किए जाते हैं, किंतु साख निर्धारण और सीमांत आवश्यकताएं ये दोनों क्वांटिटेटिव कंट्रोल अर्थात मात्रात्मक नियंत्रण के लिए नहीं किए जाते, वरन ये कहते हैं क्वालिटेटिव कंट्रोल, गुणात्मक या गुणवत्तापूर्ण नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको जो इसका सॉल्यूशन दिया गया है उसमें मात्रात्मक नियंत्रण ही कह दिया गया है, किंतु वह थोड़ा गलत है। साख निर्धारण और सीमांत आवश्यकताएं मात्रात्मक नियंत्रण के लिए प्रयोग नहीं किए जाते, वरन इनका प्रयोग गुणात्मक नियंत्रण के लिए किया जाता है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 10 में सही विकल्प है विकल्प डी। आइए हम अपनी परिचर्चा विश्लेषण को थोड़ी गति प्रदान करते हैं और अग्रगामी प्रश्नों में हम केवल उन प्रश्नों पर विचार करेंगे जिनमें कोई तथ्यात्मक गलती होगी या सैद्धांतिक कोई बात गलत कही गई होगी। सीधे साधे प्रश्नों को हम छोड़ देना उचित समझते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 11 को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 में भारतीय संविधान की विशेषताएं पूछी जा रही हैं कि कौन सी भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान में संवैधानिक निकायों की भूमिकाएं परिभाषित की गई हैं। इसमें राज्यों के विभिन्न अंगों के प्रशासनिक विवरण उद्धृत हैं। इसमें केंद्र राज्य संबंधों का विस्तृत प्रावधान है। तो यदि आप भारतीय संविधान को देखें तो आप पाएंगे कि विभिन्न अनुच्छेदों तथा विभिन्न अनुसूचियों में मिला के उपरोक्त तीनों विशेषताएं भारतीय संविधान में मिलती हैं। संवैधानिक निकाय भी बताए गए हैं, विभिन्न अंगों के प्रशासनिक विवरण भी बताए गए हैं और केंद्र राज्य संबंधों का विस्तृत प्रावधान भी दिया गया है। प्रश्न संख्या 11 विकल्प डी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद व सिद्धांत प्रतिपादित किया था। यह सिद्धांत एकात्म मानववाद से के विषय में प्रश्न पूछा जा रहा है। यह क्या था? पश्चिमी पूंजीवादी व्यक्तिवादिता से अलग रहने का प्रयास करता है। यह कथन सही है। पश्चिमी विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति को समाहित करने का प्रयास करता है। यह भी सही है। मार्क्सवादी समाजवाद का समर्थन करता है। यही कथन गलत है। एकात्म मानववाद मार्क्सवादी समाजवाद का समर्थन नहीं करता। यह समाजवाद से मार्क्सवादी समाजवाद से अलगाव यानी उससे पृथक नीतियों का समर्थन करता है। कथन 3 गलत होने की स्थिति में सर्वश्रेष्ठ कथन बनते हैं 1 और 2 और हमारा उत्तर बनता है विकल्प बी। अगला प्रश्न 13, बंबई स्टॉक एक्सचेंज विश्व का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। यह कथन गलत है क्योंकि यह
एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। सेंसेक्स बीएसई में 50 सर्वश्रेष्ठ सूचीबद्ध कंपनियों का शेयर बाजार सूचकांक है। यह कथन भी गलत है क्योंकि बीएसई जो सेंसेक्स है वो 30 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों का सूचीबद्ध सूचकांक है। दोनों कथन गलत हैं। विकल्प डी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। आईएमएफ के बारे में, आईएमएफ का भारत से संबंध पूछा जा रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ऋणदाता है, यह कथन सही है। विशेष आहरण अधिकार और स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआर जिसे बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्गत उल्लिखित मुद्रा होती है, नहीं, यह कथन गलत है। एसडीआर मुद्रा का एक प्रकार नहीं है, वरन एसडीआर एक प्रकार की यूनिट है जिसका उपयोग अकाउंटिंग में किया जाता है। कथन 2 गलत है, कथन 1 सही। विकल्प ए सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। 14 के लिए प्रश्न 15 अत्यंत सरल है और आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों के लिए क्रिया प्रतिक्रिया का नियम उत्तरदायी है। न्यूटन का गति का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। प्रश्न संख्या 16 कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया या कंपटीशन एक्ट 2002 का क्या लक्ष्य है? प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का क्या लक्ष्य है? देख के ही पता चल रहा है कि निर्यात को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य नहीं है। इसके लिए सरकार अन्य तमाम उपाय अपनाती है, वरन प्रतिस्पर्धा अधिनियम का लक्ष्य है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगी माहौल को बनाना तथा कंपनियों द्वारा मोनोपोली या उनका जो प्रभुत्व है उसका दुरुपयोग को रोकना। 2 और 3 सही हैं। विकल्प सी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। प्रश्न संख्या 17 अत्यंत सरल प्रश्न 5 ईयर प्लान या पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित आप सभी जानते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का विकास या जोर कृषि एवं सामुदायिक विकास पे था, द्वितीय का भारी उद्योग था और 5वीं का गरीबी उन्मूलन। तो आप देखा जाए सही सुमेलित है। प्रश्न संख्या 17 में केवल 3, विकल्प सी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। इंडोस्कोपी, इंडोस्कोप किया जाता है। इंडोस्कोपी में इंडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है जो एक प्रकार के सूक्ष्म कैमरा लगे हुए एक उपकरण होता है जो शरीर के आंतरिक अंगों में प्रवाहित किया जाता है और उससे आंतरिक इमेज आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। स्वचालित वर्षा संवेदक, डिजिटल फोटोकॉपी मशीन। पूछा जा रहा है कि किन उपकरणों में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रयोग किया जाता है? इंडोस्कोपी में होता है। स्वचालित वर्षा संवेदक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। डिजिटल फोटोकॉपी मशीन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर, एंडोस्कोप और दूरसंचार में प्रयोग किए जाते हैं। स्पेशली ये संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होते हैं। और इस प्रकार हमें देखा जाए तो प्रश्न संख्या 18 में विकल्प ए सर्वश्रेष्ठ विकल्प के रूप में नजर आ रहा है। प्रश्न संख्या 18 विकल्प ए, केवल एक कथन सही लग रहा है। ये प्रश्न संख्या 19 पे चलते हैं। अत्यंत सरल प्रश्न है, दोनों ही प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। अत्यंत सरल प्रश्न है, दोनों ही कथन सही हैं, किसी और अधिक विश्लेषण की आवश्यकता नहीं। ब्लैक कार्बन और कार्बन सूट या काजल के संबंध में कथन पूछा जा रहा है। काजल कब बनता है? जब हम कोई जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल को हम जलाते हैं तो उसके अपूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप काजल बनता है। काजल वातावरण को गर्म कैसे करता है? शीतल करता है। कथन रॉन्ग है, गलत है। यह वास्तव में विकिरण को अवशोषित कर लेता है और इस प्रकार वातावरण को गर्म करता है जीवाश्म ईंधनों के जलाए जाने के पश्चात। कथन 2 गलत है, 1 और 3 सही हैं। बी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। प्रश्न संख्या 21 चारों विकल्प सही हैं। शेषाचलम जैव रिजर्व आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रश्न संख्या 23 में भी विश्लेषण के लिए कोई बहुत स्कोप नहीं है।
चलिए 24 देखते हैं। ज्वालामुखीय विस्फोट से बड़ी मात्रा में जटिल संरचना वाले यौगिकों के कण सल्फर और फ्लोरीन के ऑक्साइड सहित अन्य पार्टिकुलेट पदार्थ निर्गत होते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है। कोयले, डीजल और गैसोलीन का प्रयोग करने वाले वाहन प्रदूषण के प्रमुख कारक हैं। यह भी कथन बहुत ही सीधा सपाट है, इसलिए सही है। किंतु कथन 3 गलत है, क्योंकि वायुमंडल के वायु प्रदूषक जैव भू रसायन चक्र द्वारा जलवाहित मल से प्रवाहित होकर पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाते हैं। कथन गलत है, क्योंकि वायुमंडल से वायु प्रदूषक जो हैं वह या तो वर्षा के माध्यम से पहुंचते हैं या फिर वो गैसें जल में घुलनशील जो गैसें हैं वो जल में घुल जाती हैं और इस प्रकार जल की सतह तक पहुंचते हैं। जैव भू रसायन चक्र द्वारा ये प्रदूषक नहीं पहुंचते। जैव भू रसायन चक्र द्वारा जो आवश्यक तत्व हैं उनका चक्रण होता है। कथन 3 गलत हैं, केवल 1 और 2 सही है। विकल्प बी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। चलिए 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। संविधानवाद को सर्वोत्तम रूप में परिभाषित किया जा सकता है रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन सीमित अधिकारों के साथ। अर्थात सरकार को कानूनी रूप से अपनी शक्तियों और अधिकार में सीमित रहना चाहिए, यही संविधानवाद है। संविधानवाद का शाब्दिक अर्थ यह है कि जो सत्ता है, सरकार है, स्टेट है, उसे रूल ऑफ लॉ की माध्यम से सीमित अधिकार को प्रयोग में लाना चाहिए। हिंदुस्तान में प्राचीन संगीत शैलियों में 2 शैली प्रमुख रूप से रही हैं। एक कर्नाटक अर्थात दक्षिण भारतीय शैली और दूसरी हिंदुस्तानी या फिर नॉर्थ इंडियन स्टाइल। ख्याल, टप्पा और ध्रुपद ये तीनों ही नॉर्थ इंडियन शैली या हिंदुस्तानी संगीत परंपरा का अनुसरण करती हैं। तिलन्ना कर्नाटक संगीत प्रणाली से संबंधित है और यह अनुसरण नहीं करता हिंदुस्तानी संगीत परंपरा का। 26 का विकल्प सी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। 27 में देखा जाए पुनः विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। निकट दृष्टि दोष में चित्र रेटिना के ठीक सामने फोकस होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि समीप की वस्तुएं निकट दिखती हैं, दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखती। निकट दृष्टि दोष में समीप की वस्तुएं साफ दिखती हैं, दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखती, क्योंकि इसमें चित्र जो है रेटिना के ठीक सामने फोकस हो जाता है, रेटिना के ठीक सामने बन जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने का जो वो है, मतलब निकट दृष्टि दोष को निवारण करने का जो उपाय है, निकट दृष्टि दोष को निवारण करने का उपाय यह है कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर दृष्टि दोष में चित्र रेटिना के पीछे फोकस हो जाता है, इसलिए दूर की वस्तुएं हमें दिखती हैं किंतु निकट की वस्तुएं नहीं दिखती। इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 27 विकल्प 2 गलत है, 1 सही है। कथन 2 गलत है, 1 सही है। विकल्प ए सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। 28 पे आते हैं। प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए अनिवार्य कारक। प्रवाल भित्तियां जो हैं या फिर जो रीफ हैं, कोरल रीफ्स हैं, ये कहाँ ठीक से उत्पन्न हो सकते हैं? उष्णकटिबंधीय वार्म वाटर, इक्वेटोरियल वार्म वाटर में अच्छे से ये उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय गर्म जल में ये आसानी से उत्पन्न हो सकते हैं। कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। विकल्प बी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। जंक डीएनए वह डीएनए होता है जो कि बेकार पड़ा रहता है, किसी प्रकार के प्रोटीन की कोडिंग में यह काम नहीं आता। कथन 2 गलत हैं, 1 और 3 सही हैं केवल। बी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। अत्यंत सरल प्रश्न। MR श्रीनिवासन परमाणु वैज्ञानिक हैं, स्वदेशी दाबित गुरुजल रिएक्टर का विकास करने में सहयोग किया है। के वेणुगोपाल भूटान के संविधान का मसौदा तैयार करने वाले व्यक्ति हैं और वीरेंद्र हेगड़े प्राकृतिक चिकित्सा और योग का प्रचार करने वाले व्यक्ति हैं। सही सुमेलित देखा जाए तो केवल 1 है, अर्थात विकल्प ए सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। 31 भारत की ग्रामीण आय सामान्यतः शहरी आय से कम क्यों है?
ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी निर्माण की दर बहुत निम्न है। एक कारण ये हुआ। दूसरा कारण ये हुआ कि प्राथमिक वस्तुओं की कीमतें विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों से कम होती हैं। बिल्कुल सही है। एक किसान जो है वह फसल उत्पन्न कर रहा है, वह गन्ना उत्पन्न कर रहा है, वह कपास उत्पन्न कर रहा है, वह चावल उत्पन्न कर रहा है, या फिर वह गेहूँ उत्पन्न कर रहा है। आप देखेंगे कि गन्ने की कीमत चीनी की कीमत से बहुत कम होती है। गन्ने की कीमत 220, 230, 200 रुपये क्विंटल है। चीनी 40 रुपये किलो बिकती है। तो जो प्राथमिक वस्तुएं हैं वो विनिर्मित वस्तुओं से उनकी कीमत बहुत कम होती है। इसलिए एक वो व्यक्ति जो किसान है, गन्ना उत्पन्न कर रहा है, उसकी आय उस व्यक्ति से कम होगी जो कि चीनी बना रहा है या चीनी का व्यापारी है। इसके अतिरिक्त किसान गरीब हैं, इसकी वजह से वो निरक्षर हैं। पूंजी की अनुपलब्धता है जिसके कारण उनके पास वैज्ञानिक पद्धति की खेती का अभाव है। अर्थात एक चक्र सा बन गया है। कथन 1 और 3 सही है, 2 गलत है। ग्रामीण जनसंख्या, भारतीय जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, इसका उसकी गरीबी से कोई ताल्लुक या शहरी आय से कम होने के ताल्लुक नहीं है। कथन 2 कोई सेंस नहीं बनाता है, कोई तर्क नहीं प्रस्तुत करता। 1 और 3 सही हैं। विकल्प बी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। ग्लूकोज, ईथर और अम्लीय विलयन पूछा गया है कि कौन सुचालक हैं। कोई द्रव विद्युत का चालन तभी करेगा, विद्युत का सुचालक तभी होगा जब उसमें विद्युत को ले जाने वाले जो घटक हैं वो उपस्थित होंगे। विद्युत का सुचालन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन से या चार्ज्ड पार्टिकल से। अर्थात यदि कोई द्रव अपने वैद्युत अपघट्ट पदार्थों में टूट जाता है तो वो वैद्युत का सुचालक होगा। साधारण रूप में यदि कोई द्रव में आयन उपस्थित है तो सुचालक होगा। अम्लीय विलयन में H+ आयन होते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं H+, और ये फ्री आयन जो हैं अम्लीय विलयन को वैद्युत का सुचालक बनाते हैं। ग्लूकोज और ईथर नहीं है। 3 अम्लीय विलयन होगा, अर्थात विकल्प ए सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ के अस्तित्व में बने रहने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? लिखित संविधान या मूल अधिकारों की उपस्थिति? आप पाएंगे कि ब्रिटेन का संविधान तो मौलिक संविधान है, लिखित है ही नहीं। तो क्या वहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं है? नहीं, गलत है। रूल ऑफ लॉ या विधि का शासन बने रहने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वह मूल अधिकारों की उपस्थिति होती है। केवल 2 सर्वश्रेष्ठ उत्तर। कौन सा संगठन पृथ्वी की मौजूदा स्थिति पर लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट नाम से विशेष रिपोर्ट प्रकाशित करता है? प्रश्न क्या 34। तो ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर करता है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF, ये काम करता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेरी राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, अत्यंत सरल प्रश्न है, सबको मिलाना है और तीनों ही आपस में मिले हुए हैं, तीनों ही सुमेलित हैं। प्रश्न संख्या 37। सभी कानून अनुसूची 9 में सम्मिलित को लेकर यदि भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करते हैं तो वे न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे। बिल्कुल सही कथन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन से संबंधित कोई भी विधेयक संसद में साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है, यह गलत है। संवैधानिक संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 के अंतर्गत है, किंतु संवैधानिक संशोधन से संबंधित कोई भी प्रावधान साधारण बहुमत से नहीं किंतु विशेष बहुमत, विशिष्ट बहुमत, इसके अतिरिक्त राज्यों के अनुमोदन की भी आवश्यकता पड़ती है। कथन 2 गलत है, केवल 1 सही है। हॉट मनी, टाइट मनी, चीप मनी, सुमेलित कौन है बताना है। हॉट मनी क्या होता है? जो मनी आसानी से उपलब्ध हो वो हॉट मनी होता है। टाइट मनी जिसकी डिमांड बहुत टाइट हो, अर्थात उच्च ब्याज दर पर उपलब्ध है। चीप मनी क्या है? जिस पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो। तो केवल चीप मनी ही सुमेलित है, केवल 3 सुमेलित हैं। प्रश्न संख्या
38 में 1 और 2 सुमेलित नहीं है, विकल्प सी सर्वश्रेष्ठ उत्तर होगा। ग्रेफाइट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अत्यंत सरल प्रश्न, मुझे लगता है कि यह इस प्रश्न पत्र का सबसे सरल प्रश्न है। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कोशिका के निम्नलिखित घटकों में से किसमें आनुवंशिक पदार्थ नहीं पाया जाता है? आनुवंशिक पदार्थ अर्थात डीएनए एवं आरएनए मुख्यतः मिलते हैं क्रोमोसोम में, जो कि मिलता है केंद्रक में, नाभिक में। किंतु इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी कोशिकांग हैं जिनमें कि थोड़ा बहुत आनुवंशिक पदार्थ अर्थात डीएनए या आरएनए पाया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में और हरित लवक में। गोल्जी काय जो है यह कोई ऐसा कोशिकांग नहीं है जिसमें कि आनुवंशिक पदार्थ मिले। गोल्जी काय पैकेजिंग में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सेल यानी कोशिका में पैकेजिंग करने में, अंदर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, भाग होते हैं, अवयव, उनको पैकेजिंग करके कोशिका से बाहर निकालने में मदद करता है। पुष्करम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में केवल गोदावरी नदी के तट पर मनाया जाता है। यह कथन गलत है, क्योंकि यह विभिन्न नदियों के तटों पर मनाया जा सकता है। कथन 1 गलत होने की स्थिति में केवल कथन 2 बचता है, जो कि सही है, और विकल्प बी हमारा सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। श्रीमन आयोग के संबंध में तीनों कथन सही हैं। प्रश्न संख्या 42, तीनों कथन सही हैं, 1, 2, 3। नागरिक अधिकार पत्र विधेयक का संबंध किससे है? देखिए, इस प्रश्न में हमें सर्वश्रेष्ठ उत्तर चुनना है। भ्रष्टाचार विरोधी सुधारों से नहीं, स्थानीय निकायों को और अधिक शक्तियां प्रदान करने से नहीं, नागरिकों को पर्याप्त सुविधाएं देने के संबंध में और वस्तुओं और सेवाओं की समय पर उपलब्धता कराने से। सी और डी दोनों सही हो सकते हैं, किंतु वस्तुओं और सेवाओं की समय पर उपलब्धता कराने से तात्पर्य है कि नागरिकों को प्रत्येक सुविधाएं और पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना, अर्थात कथन डी में कथन सी वेस्टेड है। विकल्प डी सर्वश्रेष्ठ उत्तर हुआ प्रश्न संख्या 43 में। 44, अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने के संबंध में निम्न से कौन से कथन सही हैं? कथन 2, 3 सही, 1 इसलिए गलत है क्योंकि कह रहा है अनुच्छेद 1 के प्रावधान राज्य पर लागू नहीं होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के प्रभाव पूर्णतया जम्मू और कश्मीर पर भी लागू होते हैं। 2, 3 सही हैं, विकल्प बी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। 45 देखा जाए, चालू खाते का भाग है। विदेशी सहायता बिल्कुल। मौद्रिक सहायता पर अर्जित किया जाने वाला ब्याज ये भी आता है, और विदेशों से भेजा गया रेमिटेंसेस, तीनों ही सीएडी अर्थात करंट अकाउंट में आते हैं, करंट अकाउंट में आते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्न से किस अनुच्छेद का निलंबन नहीं किया जा सकता है? डेफिनेटली सबको पता है, आर्टिकल 20 और 21, राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तित्व एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल फंडामेंटल राइट्स अर्थात सार्वभौमिक मूल अधिकार हैं, जिनका निलंबन किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता। जैव विविधता सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 ही गलत है, क्योंकि भारत इस सम्मेलन पर हस्ताक्षर भी किया है और इसे अनुमोदित भी कर दिया है। 1 गलत है, 2 सही है, विकल्प बी सर्वश्रेष्ठ उत्तर बनता है। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी संयुक्त राष्ट्र के दायरे में नहीं आती। कथन 1 गलत है। संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र अंग के रूप में यह काम करती है, हालांकि यह संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट करती है, किंतु यह संयुक्त राष्ट्र संघ के दायरे में नहीं आती। कथन 1 गलत है, 2 और 3 सही, विकल्प बी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। 49 पे आ जाते हैं। अपशिष्ट मल से पोषण प्राप्त करने वाला कोई कीट आपके खाद्य पदार्थ को दूषित करता है तो आपको निम्न में से किस रोग से ग्रसित होने की संभावना सर्वाधिक होगी? क्षय रोग, हैजा, मियादी बुखार, हेपेटाइटिस बी। मियादी बुखार या टाइफाइड जो है वो इन्फेक्टेड वाटर से जनरली होता है, सामान्यतः इन्फेक्टेड फूड से होता है, इसलिए विकल्प सी सर्वाधिक उचित विकल्प है प्रश्न संख्या 49 में। कौन सा युग्म उपधातुओं का? उपधातुएं क्या होती हैं? मेटलॉइड्स, जो धातु और अधातु दोनों के गुण एक में रखते हो, समाहित करते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, अधातु है। आयोडीन और रेडॉन भी नहीं चले, ये भी। बोरॉन और सिलिकॉन जो हैं ये उपधातुएं हैं, सामान्यतः उपधातु। चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न संख्या 51 में भी तीनों ही कथन सही हैं। तीनों ही कारण हैं जिसकी वजह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता अत्यधिक पाई जाती है। प्रश्न संख्या 52 में भी दोनों ही कथन सही हैं, अर्थात प्रकाश दीप्ति बाह्यतम परत होती है जिसमें कि सर्वाधिक विकिरण उत्सर्जित होते हैं, और जो सन स्पॉट होता है उसका जब एक सापेक्ष गति होती है तो उस गति का अवलोकन किया जा सकता है। एक्चुअली वो एक टाइप का ब्लाइंड स्पॉट होता है, और पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन के कारण तथा सूर्य की कक्षा में भी परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों के कारण जो ब्लाइंड स्पॉट होता है ऐसा लगता है कि वह गति कर रहा है। दोनों ही कथन सही हैं, इसलिए ना तो एक ना ही दो। स्वराज पार्टी के संदर्भ में कथन बी गलत है, क्योंकि स्वराज पार्टी ने भारतीय राष्ट्रीय कार्यक्रम के सभी शर्तों को तो मान लिया था, किंतु असहयोग आंदोलन के संबंध में उनकी असहमति थी। स्वराज पार्टी चाहते थे कि असहयोग आंदोलन के पश्चात चुनाव ना लड़ा जाए, जबकि राष्ट्रीय कांग्रेस चाहती थी कि वो चुनाव लड़ा जाए। तो बी विकल्प सही है। इस मुद्दे पर दोनों में मतभेद था। प्रश्न संख्या 54 अत्यधिक फैक्चुअल या तथ्यात्मक है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, सतारा का विलय, डाक सुधार तीनों ही लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल अर्थात 1839 से 1856 में हुए थे। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन जो था नरमपंथी राष्ट्रवादी विचारधारा की असफलता के कारण हुआ, ये कथन तो सही है, किंतु भारत पर समाजवादी क्रांति आंदोलन जो है उनका प्रभाव रसिया क्रांति 1917, रूस की क्रांति 1917 के बाद ही दृष्टिगोचर होते हैं, उसके पहले नहीं। कथन एक सही है, दो गलत है। विकल्प ए सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। प्रश्न संख्या 56 दोनों ही कथन सही हैं। बहुत ही सब्जेक्टिव है और बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन है, पढ़ के ही पता चल रहा है कि दोनों ही कथन सही हैं। 57 जेट स्ट्रीम का संबंध मानसून से नहीं है। किस जेट स्ट्रीम का? पूर्वी उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम बिल्कुल संबंधित है भारतीय मानसून से। पश्चिमी उपोष्ण ये भी संबंधित है, और पराध्रुवीय जेट स्ट्रीम जो पार पोलर जेट स्ट्रीम से उनका है, बट ध्रुवीय वाताग्र अर्थात पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम जो है ये मानसून संबंधित नहीं है, ये ध्रुवों पर मौसम संबंधित गतिविधियों को उत्पन्न करते हैं, किंतु मानसून संबंधित नहीं है। विकल्प सी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है प्रश्न संख्या 57 में। मृदा अपरदन शक्ति सभी कारकों पर निर्भर करती है। अपवाह तंत्र, तीव्र ढाल, तलछट भार और आधार स्तर सभी पर संबंधित है। ब्रिटिश भारतीय सरकार में परिवर्तन भारतीय परिषद अधिनियम 1858 ने लाया था, न कि 1861 ने। इस आधार पर कथन एक गलत हो जाता है, कथन दो सही है और विकल्प बी सर्वश्रेष्ठ उत्तर बनता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग अरब सागर तक नौ संचालन करते थे और मेसोपोटामिया से इनके व्यापारिक संबंध थे। भूमध्य सागर तक नौ संचालन करने का प्रमाण नहीं मिलता। कथन दो गलत हैं, एक और तीन सही है। विकल्प सी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। मेथग्लोबिनीमिया क्या है? मेथमोग्लोबिनीमिया एक प्रकार का मेथमोग्लोबिन तत्व मिलता है जो कि हीमोग्लोबिन का ही एक तरीके से बाई प्रोडक्ट की तरह से होता है, रक्त में मौजूद होता है, किंतु जब यह मेथमोग्लोबिन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है तो यह विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न करता है, अर्थात विकल्प बी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है प्रश्न संख्या 61 के लिए। वर्ष 2014 का नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इंटरनल जीपीएस या आंतरिक जीपीएस के लिए दिया गया है। इसमें कथन एक और तीन सही हैं। प्रश्न संख्या 62 माफ़ कीजिएगा, तीनों ही कथन सही हैं। इसमें ग्रिड सेल होती है, प्लेस सेल होती हैं और इंटरनल जीपीएस बनाते हैं। प्रश्न संख्या 62 तीनों ही कथन सही हैं। ऋग्वेद कालीन प्रमाणों के अनुसार पुरोहित को सामान्यतः दासी और भूमि प्रदान किए जाते थे, अर्थात विकल्प सी। 64 दोनों कथन सही हैं। आमुर फाल्कन एक प्रकार के फाल्कन पक्षी हैं, अत्यंत लंबे प्रव्रजन या माइग्रेशन के लिए जाने जाते हैं। सेंट्रल एशिया या मंगोल से निकलते हैं, पूर्वोत्तर भारत विशेषकर नागालैंड होते हुए दक्षिण अफ्रीका तक जाते हैं।
इनके प्रवास का मार्ग मंगोलिया से दक्षिण अफ्रीका है। विकल्प ए सर्वश्रेष्ठ उत्तर है प्रश्न संख्या 65 के लिए। रिवर्स ऑस्मोसिस में निस्पंदन की प्रक्रिया में छोटे कणों का बड़े कण वाले पारगम्य नहीं होते, छोटे कण वाले पारगम्य होते हैं। कथन 2 गलत है, 1 सही है। विकल्प ए सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। प्रश्न संख्या 67 में तीनों ही सुमेलित हैं। प्रश्न संख्या 64 में भी दोनों ही कथन सही हैं और इसलिए विकल्प सी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है हमारा। चलिए, टच स्क्रीन क्या होता है? टच स्क्रीन, कैपेसिटिव टच स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। उससे टच स्क्रीन की जो सुपरफिशियल परत या बाह्य परत है वह चार्ज हो जाती है और टच करने या स्पर्श करने के कारण उसके जो वैद्युत आवेश का जो फील्ड होता है या डोमेन होता है उसमें परिवर्तन आता है, इसलिए काम करता है। इसलिए यदि हम हाथों पर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल लगा लें या फिर रबर के दस्ताने पहन लें तो क्योंकि हमारे हाथ वैद्युत के सुचालक होते हैं और रबर के दस्ताने पहनने पर या कुचालक आवरण धारण करने पर वो टच स्क्रीन करने पे वो आवेशित करने वाली प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और टच स्क्रीन काम करना बंद कर देगा। विकल्प डी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। कुका आंदोलन के संबंध में भी दोनों ही कथन सही हैं। कैच क्रॉप क्या होती है? कैच क्रॉप एक इंटरनल क्रॉप है, अंतर्वर्ती फसल है। 2 फसलों के बीच में उगाई जाती है। एक फसल किसी कारण से समझ लीजिए नष्ट हो जाए तो उसके बाद फिर ये फसल लगाई जाती है। प्रश्न संख्या 71 में विकल्प डी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है, कैच क्रॉप। बायोम के लिए उपर्युक्त सभी, बायोम का निर्धारण उपर्युक्त सभी करते हैं। वर्षा करती है, तापमान भी एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके अलावा सॉइल, मृदा, अक्षांश, ऊंचाई, ये सारे कारक जो है वो बायोम की प्रकृति और गुण को निर्धारित करते हैं। यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो उस विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या का 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेता विपक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेता विपक्ष उस पार्टी का नेता होता है जिसके सदन में कुल सदस्यों के 10% से भी अधिक सदस्य होते हैं। नेता विपक्ष लोकसभा का सदस्य होता है। नेता विपक्ष का पद वैधानिक होता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद के नामांकन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पूछा जा रहा कौन से कथन सही हैं? प्रश्न संख्या 74 में विकल्प 1, 3 और 4 से 2 गलत है क्योंकि नेता विपक्ष लोकसभा का सदस्य होता है ऐसा आवश्यक नहीं है। संसद के निचले सदन में मान्यता प्राप्त नेता प्रतिपक्ष नहीं होता है। नेता विपक्ष लोकसभा का सदस्य होता है ऐसा आवश्यक नहीं है। प्रश्न संख्या 75 दोनों ही कथन सही हैं। प्रश्न संख्या 76 महासागरीय जल में उपस्थित विभिन्न लवणों में सोडियम सांद्रता अधिक होती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि सोडियम इज मोर स्टेबल, सोडियम अधिक स्थायी तत्व है और विभिन्न भू रासायनिक अपक्रियाओं के पश्चात चट्टानों से सोडियम निकलकर नदियों के द्वारा समुद्र में प्रवाहित होता गया और वहां पर जाकर वो निक्षेपित होता गया। वह रिएक्शन नहीं करता, इसलिए अब वह स्थायी बना रहता है और महासागरों में उसकी प्रतिशतता काफ़ी अधिक पाई जाती है। सामरिक नृत्यों को राज्यों से मिलान करना है। थांगटा मणिपुर का मार्शल आर्ट डांस है। मर्दानी खेल महाराष्ट्र का मार्शल आर्ट डांस है। तो गतका केवल सुमेलित है। विकल्प बी पंजाब का मार्शल आर्ट डांस है। पृथ्वी पर ज्वार भाटा की उत्पत्ति आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है उसके कारण उत्पन्न होता है, जिसका कारण यह है कि चंद्रमा और पृथ्वी बहुत ही निकट हैं। चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है उसके मुकाबले पृथ्वी से सूर्य की दूरी बहुत ज्यादा है। इसलिए पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति है उस पर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का ज्यादा प्रभाव है, बजाय कि चंद्रमा सूर्य के मुकाबले बहुत छोटा है। यह तर्क एक वीक लॉजिक है, एक कमजोर तर्क है। कथन 2 सही है। प्रश्न संख्या 78 में कथन 2 सही है, 1 गलत है, इसलिए विकल्प बी हमारा सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। 79 में दोनों ही कथन सही हैं। प्रश्न संख्या 80 में भी किसी वस्तु की जो मांग होती है, वस्तु के प्रकार जाहिर है लाइफ सेविंग आर्टिकल्स हैं या फिर ऐसी हैं जो कि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं हैं। वस्तु के प्रकार, मांग का स्थान निर्भर करता है कि मांग का स्थान किस प्रकार का है।
आय, वैकल्पिक वस्तु की खोज। सभी प्रकार के कारकों पर निर्भर करता है वस्तु की मांग। 1, 2, 3 और 4। सीवी रमन 28 फरवरी को प्रकाश का प्रकीर्णन की खोज की। इसके उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और इसी खोज के लिए सीवी रमन को नोबेल प्राइज दिया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर लिमिट नाम से एक फॉर्मूला दिया जो कि ब्लैक होल या तारों के उस न्यूनतम द्रव्यमान से संबंधित था जो किसी तारे को ब्लैक होल में परिवर्तन के लिए न्यूनतम द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ती थी, उसको इन्होंने डिफाइन किया। वेंकटरमन रामकृष्णन राइबोसोम की स्थापना की, राइबोसोम से संबंधित खोज की, जिसके कारण इन्हें नोबेल प्राइज मिला। तो देखा जाए सुमेलित नहीं है तो 2 और 3 सुमेलित नहीं है, केवल 1 सुमेलित है। विकल्प बी सर्वश्रेष्ठ उत्तर हुआ। पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी अर्थात कोई एक ऐसा पर्सन, कोई एक ऐसी अवधारणा, कोई ऐसा व्यक्ति जो कार्य तो अत्यंत समृद्ध करता है किंतु आय उसकी कम है। किसानों के लिए पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी एक पैरामीटर बताया जाता है भारतीय किसानों के लिए। भारतीय किसान गरीब क्यों हैं जबकि उच्च फसल उत्पादन और निम्न मूल्य, यही कारण है। प्रश्न संख्या 82 में डी सर्वश्रेष्ठ हमारा विकल्प है। पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी का तात्पर्य है कि उच्च फसल उत्पादन के बावजूद निम्न मूल्य, जो उनकी गरीबी का कारण है। रूपांतरित शैलों के संबंध में दोनों ही कथन सही है। जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जीवाश्म समाप्त हो जाते हैं। प्रश्न और स्टेटमेंट 2 तो सही, माफ कीजिएगा। रूपांतरित शैलों के संबंध में प्रश्न संख्या 83 पर हम गौर करते हैं। कह रहा है कि कौन से कथन गलत हैं, तो दोनों ही कथन गलत हैं। इग्नियस रॉक में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं जबकि मेटामॉर्फिक या रूपांतरित शैलों में जीवाश्म खूब पाए जाते हैं। और इन शैलों का निर्माण तब होता है जब पूर्ववर्ती शैलों में उच्च तापमान और उच्च दबाव के कारण अत्यधिक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, तो ये बनते हैं। दोनों ही कथन गलत हैं, दोनों ही कथन गलत हैं। आइए प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। दोनों ही कथन सही हैं इसमें, इसलिए पूछा गया कौन से कथन गलत हैं, तो इसका विकल्प हुआ ना तो 1 ना ही 2। जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं क्योंकि उच्च तापमान के कारण जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जब शरीर में जाता है तो यह हीमोग्लोबिन के साथ बहुत तीव्रता से अपक्रिया करता है और एक अस्थायी पदार्थ बना लेता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है, ऑक्सीजन वहनीय क्षमता कम हो जाती है और उसके कारण उस प्राणी की मृत्यु हो जाती है। तो विकल्प सी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है प्रश्न संख्या 84 के लिए। वाशिंगटन कंसेंसस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, बताया गया कौन से गलत हैं। तीनों ही कथन गलत हैं क्योंकि वाशिंगटन कंसेंसस एक आर्थिक गतिविधि से संबंधित था, जलवायु अपघटन से संबंधित नहीं था, इसलिए कथन 1 और 2 दोनों गलत हो जाते हैं। 3 इसलिए गलत है क्योंकि यह 1989 में परिवर्तित किया गया था इसे, ना कि लागू किया गया था, इसलिए तीनों कथन गलत हैं। वाशिंगटन कंसेंसस विकल्प डी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है हमारा। प्रश्न संख्या 86, हीरा और ग्रेफाइट रासायनिक रूप से समान है किंतु भौतिक रूप से भिन्न है। बिल्कुल सही है। हीरा और रासायनिक कार्बन के अपर रूप होते हैं, इसलिए कथन 1 सही है। हीरा विद्युत का कुचालक है, ग्रेफाइट सुचालक है, दोनों कथन सही हैं, 1 और 2 दोनों। 87, यूटिलाइजेशन एग्रीमेंट प्रवासी भारतीयों को सोशल सिक्योरिटी प्रदान करेगा उनकी स्वदेश वापसी पे, अर्थात कथन ए सही है प्रश्न संख्या 87 में। डच बीमारी से संबंधित दोनों कथन सही हैं। प्रश्न संख्या 89, कौन से कथन गलत हैं? 2 और 3 गलत हैं क्योंकि इसमें उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है उत्तर पूर्वी मानसून के दौरान उत्तर भारत में प्रवाहित होता है, इसकी दिशा गलत है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम उत्तर भारत में प्रवाहित नहीं होता। कथन 3 इसलिए गलत है। कथन तो इसलिए गलत है कि उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम उत्तर पूर्वी मानसून के दौरान नहीं बल्कि दक्षिण पूर्वी मानसून के दौरान प्रवाहित होता है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान और उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम उत्तर पूर्वी मानसून के दौरान, दोनों उल्टा कर दिए गए हैं, इसलिए कथन 2 और 3 गलत हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 90, तीनों ही कथन सही हैं, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। बुग्याल उत्तराखंड में पाए जाने वाले ग्रासलैंड या घास के मैदान हैं
और यह तथ्य कथन 2 को गलत करता है, इसलिए 1 और 3 खाली से विकल्प बी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। रविन्द्रनाथ टैगोर और अवनींद्रनाथ टैगोर दोनों ही सुमेलित नहीं हैं, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रमुख रूप से काली स्याही का प्रयोग किया था और अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय यूरोपीय शैली का मिश्रण प्रदान किया था। सुमेलित केवल 3 है, विकल्प बी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। कौन से सुमेलित नहीं है पूछा गया, इसलिए 1 और 2 हुआ, अर्थात विकल्प सी सर्वश्रेष्ठ उत्तर हुआ हमारा। प्रश्न संख्या 93 में कथन 2 गलत है, क्योंकि पाल घाट पूर्वी घाट के बजाय पश्चिमी घाट में अवस्थित है। 1 और 3 सही है, सी सर्वश्रेष्ठ उत्तर हुआ हमारा प्रश्न संख्या 93 में। तेलंगाना की सीमा मिलती है ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। कथन 1 गलत हो जाता है। कथन 2 तेलंगाना आंदोलन से राज्य का दर्जा दिलाने के लिए वर्ष 1940 में शुरू किया गया था, सही है। तेलंगाना प्रमुख रूप से मैदानी भूमि वाला राज्य। कथन गलत, क्योंकि तेलंगाना का दक्षिणी भाग पठार है, इसलिए 1 और 3 गलत हैं, विकल्प बी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, कौन सा कथन सही है, केवल 2 सही है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जब समुद्र से भूमि की ओर चलते तो कमजोर पड़ जाते हैं। ये समुद्र में अधिक शक्तिशाली होते हैं, किंतु भूमि की ओर बढ़ने पर ये कमजोर पड़। ऊष्मा मात्रांश को बनाए रखने के लिए इनमें से क्या महत्वपूर्ण है, एरोसोल और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कपास की फसल के संबंध में दोनों ही कथन सही है, विकल्प डी सर्वश्रेष्ठ उत्तर हुआ, ना तो 1 ना ही 2। प्रश्न संख्या 98, भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमिलनाडु के समुद्र तट पर उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, इसका क्या कारण है? बिल्कुल पाए जाते हैं, चूंकि तमिलनाडु के समुद्र तट पर दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून के साथ ही उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से अधिक वर्षा प्राप्त होती है, अतः इस क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। यह कथन गलत है, क्योंकि तमिलनाडु के समुद्री तट पर वर्षा उत्तर पूर्वी उष्णकटिबंधीय चक्रवात से वर्षा होती है, किंतु दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती, ये शुष्क रहता है उस समय। तमिलनाडु में मैक्सिमम जो वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर से जनवरी के मध्य होती है। रिडॉक्स, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन से मिलकर बना है रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स अपक्रिया। ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ घटित होता है, उसे रिडॉक्स बोलते हैं। ऑप्शन बी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। प्रश्न संख्या 100, नर्तकों का पद लाघव धरती पर अत्यधिक बल के साथ नहीं होता, अर्थात धरती पर अपने पैरों से अधिक फोर्स या बल नहीं लगाते। यह नृत्य अनन्य रूप से राधा और कृष्ण की उपासना पर आधारित है। करताल, मजीरा और बांसुरी का प्रयोग इस नृत्य का अभिन्न अंग है। मणिपुरी डांस से संबंधित हैं सारी विशेषताएं। तो मित्रों, ये मॉक 2 प्रश्न पत्र 1 का सामान्य विश्लेषण है। धीरे धीरे जिस प्रकार आप मॉक देते जाएंगे, प्रश्नों का स्तर कठिन से कठिनतम होता जाएगा और हमारा विश्लेषण का स्तर उसी तरह से, उसी दिशा और उसी लय के साथ चलेगा, जिस दिशा और जिस लय में प्रश्न रहेंगे। अत्यंत सरल प्रश्नों को हम छोड़ने की कोशिश करेंगे और जो सिद्धांतों, अवधारणाओं पर आधारित प्रश्न हैं उन्हें हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।